हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इतवार की शाम को हम लोग हाजिर हो चुके हैं आपके लिए। माजरत के हम लोग एक दिन ताखीर के साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और बहुत प्रोग्राम हो रहे थे इस शहर में। लिवरपूल एक दो मैच क्या हारी। आर्सेनल फैंस वापस कॉन्फिडेंट होके हमारे साथ बैठ चुके हैं। जी उजैर साहब, गनिंग चेल्सी फॉर द वालों को टाइटल। सलूट। चेल्सी वालों ने जो है वो लंदन वालों की वाह मदद की, वाह, भाईचारा एक ही दिखाया। सफ में खड़े हो गए चेल्सी और आर्सेनल। यार ना वैसे कोई बड़ा जबरदस्त गलती की। मैच था। मैंने हाइलाइट्स देखी लिवरपूल चेल्सी की। गुड गुड एंडिंग। वेरी गुड गेम, गुड एडवर्टाइजमेंट फॉर द प्रीमियर लीग। और खुशी हो रही है कि चेल्सी इज परफॉर्मिंग एज वेल एज दे मैंने आर। मैच तो नहीं यूनाइटेड का देखा। समझ नहीं आ रहा यूनाइटेड का क्या सीन है, लेकिन क्या मतलब अच्छी सनडरलैंड को हरा अच्छा दिया सीन या क्या हो गया? व्हाई यू एक्टिंग लाइक a यूनाइटेड फैन? लाइक, आर वी बैक? आर वी बैक? आर वी इज इट है। हैपनिंग? इज इट हैपनिंग? या सो अच्छा लग रहा है, बट आई एम डिसअपॉइंटेड। ओडेगार्ड अगेन नी इंजरी हो गई है। अब वो कितना लंबा आउट रहता है आफ्टर द शोल्डर इंजरी वाज डिसअपॉइंटिंग। बट बॉयज अच्छा खेल रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, तो लेट्स सी। पॉजिटिव मैं सीन्स हैं। आलमी मंजर पर आ जाते हैं। पहले आपकी राय लेते हैं। मैंने तो एक वीडियो बना दी थी। 21, मैं आज कोशिश कर रहा हूँ बहुत उर्दू बोलूं। 21 पॉइंट्स क्या होता है? दुकाती प्लान। ओहो, 21 नुकात पे मुश्तमिल एक सफा जारी किया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। आपकी क्या राय है? आई थिंक उस प्लान के अंदर तो वैसे बहुत झोल वेगनेस है। है, झोल है, वेगनेस है, और बहुत सारी चीज़ें अभी तय पानी हैं। लेकिन जो पॉजिटिव बात है उसके अंदर वो ये कि पहला जो प्लान था, जो इशू हुआ, वो अरब और मुस्लिम कंट्रीज़ ने यूएन पे जो डिनर था उस पर अग्री किया ट्रम्प के साथ। उसके बाद वीकेंड पे पूरी की पूरी जो कॉन्वर्जेशन हुई स्टीव विटकॉफ, जारेड कुशनर, नेतन्याहू की, आई थिंक उस पर बेसिकली एक जो है ऑप्शन दे दिया था नेतन्याहू को कि अब सब तैयार हैं तो ज़्यादा आगे पीछे ना करो इस पे। और उस पर थोड़ी अमेंडमेंट्स हुई, अनाउंस हो गया पीर के दिन। फिर एक पूरा प्रोसेस चला कवरेज में कि कितनी चेंजेस हुई हैं डिनर के बाद और वीकेंड पर और बीबी के साथ बैठ के। लेकिन आई थिंक ब्रॉडली स्पीकिंग जो अरब लीडर्स थे जिन्होंने इस पे लीड ली थी, इंक्लूडिंग टर्की एक्चुअली, वो उन्होंने अग्री किया कि ठीक है, थोड़ी एडजस्टमेंट इज़ फाइन, एंड देन हमास एक्सेप्टेड इट। तो आई थिंक इट्स एन ओपनिंग नाउ। अब बाकी सारी चीज़ें कितनी तेज़ी से विड्रॉल होगा, हॉस्टेजेस पे अभी तक बात चल रही है। द बम्बार्डमेंट हैज़ नॉट स्टॉप्ड, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। तो a lot of things up in the air, but I think this is the closest जो है हम आए हैं सीज फायर के, और bringing an end to this genocide. इसमें जाहिर सी बात है, इन द ब्रॉडर स्कीम ऑफ थिंग्स आपकी मेरी राय तो मैटर भी नहीं करती। मैंने टीआरटी वर्ल्ड की वीडियो भी देखी थी कि उन्होंने पोस्ट किया कि जब हमास ने एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस या एटलीस्ट एक विलिंगनेस दिखाई कि हाँ हम मानने के लिए तैयार हैं, और फिर ट्रम्प ने ट्वीट भी किया कि हमास मान चुका है, इजराइल से स्टॉप द बॉम्बिंग राइट नाउ। उन्होंने नहीं की, उन्होंने फिर बॉम्बिंग की, 50 लोगों का कत्ल हुआ। बट डिस्पाइट दैट जो एक रेस्पाइट मिली, एक नजर आया कि अच्छा उम्मीद है कि जंग खत्म हो जाएगी। हमने देखा पैलेस्टीनियंस वर सेलिब्रेटिंग, सो देयर ओपिनियन एट द एंड ऑफ द डे मैटर्स द मोस्ट। आपको पाकिस्तान में इसके अराउंड जो सारा डिस्कशन था, मुझे तो डिसअपॉइंटिंग लगा। आई डोंट नो व्हाट्स योर टेक ऑन इट। आई थिंक डिसअपॉइंटिंग ही था, मुझे भी डिसअपॉइंटिंग लगा। आई थिंक दो चीज़ों पर जो है वो थोड़ा ज़्यादा जो है बहस शुरू हो गई, विच आई थॉट वाज नॉट नेसेसरी। पहला तो ये कि क्या पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी आई फील कि अगर आप पब्लिक कम्युनिकेशंस को थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दें, हम्म। उस पर हम आएंगे। जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि इस पूरे इशू में लीडरशिप रोल अरब दुनिया का है, और उसके साथ साथ टर्की बीइंग अ नेटो एलाई उसका है। और पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी थी कि अगर इंडोनेशिया भी, पाकिस्तान भी उनके साथ मिलके एक पॉजिटिव किरदार अदा कर सकता है यूएन लेवल पर या ट्रम्प के साथ इंगेजमेंट में, तो पाकिस्तान वो किरदार अदा करेगा, जो कि पाकिस्तान ने इवन बिफोर दिस डिनर किया था, बिफोर दिस होल प्लान। यूएन लेवल पे स्पीचेस हम्म। मौजूद हैं, जॉर्डन के साथ काम मौजूद है, सऊदी अरब के साथ काम मौजूद है एज एविडेंस कि फॉरेन पॉलिसी लेवल पे बड़ी एक क्लैरिटी थी लीडरशिप लेवल तक कि लीडरशिप रोल जो है वो अरब दुनिया और तुर्की ने अदा करना है, और पाकिस्तान उस प्रोसेस के अंदर
जो कुछ कर सकता है वो करेगा। वो पाकिस्तान ने किया। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट स्ट्रैटेजी आउट ऑफ इट ऑल। दूसरी डिसअपॉइंटिंग फिर चीज़ ये थी कि जब पाकिस्तान ने इस प्लान को सपोर्ट कर दिया डिनर के बाद, और फिर शहबाज शरीफ साहब ने पीर की सुबह जो है ईस्टर्न टाइम ट्वीट किया, शाम के वक्त अनाउंस किया गाजा का पीस प्लान ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ। तो फिर एक हो गया कि जी हमें तो नहीं करना चाहिए था, ये तो फ़लस्तीनियों के साथ गद्दारी है वगैरह वगैरह। और उस पर भी मेरा व्यू ये था कि पाकिस्तान अगर जो है कतर, यूएई, सऊदी अरब, तुर्की, जॉर्डन, इजिप्ट सब मिलके एक प्रपोजल अगर शेप कर रहे हैं और उसमें इंडोनेशिया तक भी शामिल है, तो ये रियलिस्टिक बात नहीं है आपकी कहना कहना कि पाकिस्तान जो है वो एक 1.5 इंच की अलग मस्जिद बना के खड़ा हो जाए और कहे कि हम नहीं मानते, हम तो ज़्यादा वफादार हैं फ़लस्तीनियों के। एक रीजनल प्रोसेस है। उस रीजनल प्रोसेस के अंदर पाकिस्तान का जो रोल है वो मेरे नज़दीक हमेशा से ये होना चाहिए कि एक रेड लाइन है जो कि सऊदी अरब और पाकिस्तान की कंसिस्टेंट है, कि नो recognition of Israel without the formation of a Palestinian state. The ultimate solution to this violence long term is the establishment of a Palestinian state. This is the Pakistani position. And in that, if there are moves that can be made right now to achieve a ceasefire, enable humanitarian aid, reconstruction, rehabilitation in Gaza, and also कि कमिटमेंट्स आए कि एनेक्सेशन की इजाज़त नहीं दी जाएगी वेस्ट बैंक में, जो कि हिस्सा है इस पूरे प्रोसेस का, तो बिल्कुल ठीक अप्रोच है पाकिस्तान की। आई डोंट नो कि उस पर इतना ज़्यादा जो है वो हलबली क्यों मच गई थी। ऑनेस्टली यार, मैं तो पाकिस्तान के डिस्कोर्स में सबसे ज़्यादा जो डिसअपॉइंटिंग चीज़ है कि जो सोशल मीडिया नैरेटिव्स हैं वो कंट्रोल करती है एक पार्टी, एंड समहाउ जो इशू हो वो अपने आप को उस इशू के अंदर डाल देती है। एंड देन इट डजेंट मैटर कि जी चीज़ क्या हो रही है, इट मैटर्स के इमरान खान का फायदा किस चीज़ में, आईएमएफ डील आनी है नहीं आनी, फ्लड इफेक्टीज का फायदा होना है नहीं होना। वो इस तरह नहीं डिसाइड किया जाता सोशल मीडिया नैरेटिव्स बिल्ड करने के लिए कि पाकिस्तान का फायदा किस चीज़ में है। ट्रंप के जब इलेक्शन हो रहे थे हमने कई गुफ्तगू की कि भाई ट्रंप आर्ग्यूबली मे बी हार्शर ऑन पैलेस्टाइन, पर पूरा सपोर्ट किस बात में मिल के जा रहा था कि ट्रंप आएगा खान को निकाल देगा। फिर रिचर्ड ग्रेनेल हो जो एक जायनिस्ट हैं, या ब्रैड शर्मन हो जो एक ओपन सपोर्टर ऑफ इसराइल है, उनको खुला सपोर्ट फंडिंग पाकिस्तान कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है वो इमरान खान के हक में बोलेंगे। तो यहाँ पर भी यही हुआ। आई थिंक द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन वांट व्हाट the end goal should be, that took a back seat, and the social media narratives at least on Twitter were dominated by अच्छा जी अब हमारे मुल्क ने कैपिचुलेट कर दिया, इसराइल को तस्लीम कर दिया। फिर लोगों ने पुरानी खान साहब की स्पीचेस भी पोस्ट की जिसमें वो इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं टू स्टेट सोल्यूशन तो क्या मतलब है, दूसरा स्टेट इसराइल ही होगा ना। आई थिंक इट्स मैसिव रिडक्शनिस्ट आर्ग्यूमेंट के इसराइल को तस्लीम करना। आपने जिस तरह बात की, आई थिंक ग्लोबल कंसेंसस यही है कि प्री 1967 बॉर्डर्स जो हैं वहां पर आओ, उसमें मल्टीपल रेजोल्यूशंस हैं, बट उसमें एक टैसिट एक्सेप्टेंस है ना कि भाई अगर दूसरा स्टेट वहां होगा वो इसराइल होगा। ये हमास तक कह चुका है। अगर आप हमास का नया चार्टर पहले 2014 वाला पढ़ें, यस। उसमें वो 1967 बॉर्डर्स की बात ही कर रहा है। पैलेस्टाइन एक चीज चाह रहा है, हमास एक चीज चाह रहा है, पर पाकिस्तान में बैठा 13 साल का अब्दुल्ला जिसने इमरान खान की तस्वीर लगाई है, वो अपनी जिहादिस्ट फैंटेसीज जीना चाह रहा है। और वो सोशल मीडिया पे पूरा डोमिनेट कर रहा है और इस चीज को भी इस्तेमाल कर रहा है कि अच्छा जी हुकूमत को बस आप गालियां दें। आईने में देखें, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि आप इसराइल से जंग कर लें, आप इसराइल पे न्यूक्लियर बॉम्ब मार दें। ये जिहादिस्ट फैंटेसीज जीने के लिए डोंट लेट द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन डाई जस्ट बिकॉज यू वांट टू लिव आउट आइदर योर पॉलिटिकल फैंटेसीज और योर जिहादिस्ट फैंटेसीज। आई फुली एग्री। और प्लस जो डिस्कोर्स अगेन होना चाहिए था, अगर हम बात करें तो अगर आपने मीडिया के थ्रू पाकिस्तानी अवाम को एक रियलिस्टिक असेसमेंट देनी है इस पूरे प्रोसेस की, और अज्यूम करें कि हम कह दें कि पाकिस्तानी लीडरशिप जो है वो अनकंफर्टेबल है या डिसएग्री करती है इस प्लान से, लेट्स अज्यूम फॉर अ मोमेंट दैट दैट इज द केस। उस सिचुएशन में भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रियलिटीज इजाज़त नहीं देती कि पाकिस्तान इस प्लान के खिलाफ खड़ा हो जाए। क्यों? आपके जो बेल आउट्स हैं, जो आपको फंड्स चाहिए, वो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से आते हैं, उसके बगैर आपकी मईशत दिवालिया हो जाएगी कुछ महीनों के अंदर। आपको सऊदी अरब और यूएई और कतर से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है। आप अगर उनके खिलाफ खड़े हो गए तो वो आपकी डिफर्ड ऑयल पेमेंट सारी चीज़ें रुक जाएंगी, आप दिवाली के करीब आ जाएंगे। उस रिलेशन में अगर वो आपके ऊपर प्रेशर डालने के लिए आपके
वर्कर्स को अपने मुल्क से दरबदर करना शुरू कर दें तो आपकी रेमिटेंसेस रुक जाएंगी, आपकी मईशत पे हिट पड़ेगी। तुर्की आपका एक स्ट्रेटेजिक एलाय है जिसने अभी भारत की जंग के दौरान आपको ड्रोन्स दिए, आपको मिलिट्री सपोर्ट दी, आपके साथ टेक्नोलॉजी शेयर की। वो इस प्रोसेस को लीड कर रहा है, आप उसको नाराज कर देंगे तो आपकी एक स्ट्रेटेजिक और डिफेंस लेवल पे एक एक मसला आपके लिए खड़ा हो जाएगा। अमेरिका जिसके साथ आप कोशिश कर रहे हैं एक नया पाथ आगे बढ़ाने की, चाहे आप उससे अग्री करें या डिसएग्री करें, ज़रूरी है आपके लिए। आप अगर उसे नाराज़ कर देंगे तो आपके लिए मसला खड़ा हो जाएगा। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे पॉपुलर मुस्लिम मुल्क एक इशू में साथ खड़ा है, आपकी एक बेहतर रिलेशनशिप है इंडोनेशिया के साथ। आप उनके साथ क्रिटिसाइज उनके उनको क्रिटिसाइज करके वो रिलेशनशिप जो है वो रिस्क पे डाल देंगे। तो इवन फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ के लीडरशिप अनकंफर्टेबल है, उस पे भी कभी कभार लीडरशिप का आर्ट ये होता है कि अनकंफर्टेबल चीज़ों पे भी आप तोल के आगे बढ़ें। और उसमें भी ये बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान कुड नॉट हैव डन एनीथिंग बट दिस। और पाकिस्तान की अप्रोच बिल्कुल ठीक है कि ये प्लान अरब्स का है, टर्की ने इसे लीड किया है, अरब्स के साथ बैठ के सऊदी अरब ने लीड किया है, ये रीजन उनका है। मिस्र और जॉर्डन ऑलरेडी इसराइल को एक्सेप्ट कर चुके हैं डिस्पाइट एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड ओवर द लास्ट 3 इयर्स। यूएई रिकग्नाइज कर चुका है। और अगर अरब्स एक प्रोसेस चला रहे हैं तुर्की के साथ मिलके, ट्रम्प के साथ बैठ के गाजा के प्लान के ऊपर और उस पर क्या होगा, तो उसमें पाकिस्तान का किरदार बड़ा सिंपल है। यू लीड द रीजन, यू आर नेक्स्ट डोर टू इसराइल, you know our red line कि formation of a two states solution is a Palestinian state is critical, जो कि सऊदी अरब भी और तुर्की भी और ये सब ममालिक इस पे एग्री करते हैं। तो फिर डिसएग्रीमेंट किस बात का है, मुझे समझ नहीं आता। आई थिंक वो पॉलिटिक्स ही है ना भाई। देखो, अगर मेरी एक छोटी सी दुकान है डीएचए में, अब मैं बोलूँ हमारी जो फौज है वो बर्बरियत करती है, वो गलत हुकूमत में आती है, वो इलेक्शन रिग करती है, सारी बातें ठीक है, पर मेरी आगे एक व्हीलचेयर रैंप लेट से रिक्वायरमेंट बन गई है लीगली, मैं वो बना रहा हूँ, डीएचए पुलिस आ जाती है। अब हम निगोशिएट कर रहे हैं, अब मुझे कोई बोले नहीं इनसे बात नहीं करो, ये वो फौज का। हाँ है, लेकिन मेरी मुझे तो दुकान छोटी सी बनी हुई है, उसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो यस, I dream of a Palestinian state. Uzair dreams of a Palestinian state. We all want a dismantling of at least the genocidal government that Israel has. Nobody is supporting them. But the ground realities are such के ये पोजीशन आप कहाँ लेके जाओगे? तो इसराइल को निस्तो नाबूद करो और पूरा पैलेस्टाइन बना दो, ये कहाँ आप पोजीशन लेके जाओगे इस वक्त? ग्लोबल रियलिटी देखो, ग्लोबल पॉलिटिक्स देखो, और इस पोजीशन के लड़ने के लिए आप क्या चाहते हैं, कितने लोग मरे? आई मीन, लेट्स लुक एट द ग्राउंड रियलिटी एंड लेट्स लुक एट द फैक्ट्स एंड देन लेट्स आर्ग्यू। यस, सड़कों पे नारे मारना एक अलग चीज होता है, और जब आप बंद कमरों में निगोशिएट कर रहे होते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर अप अगेंस्ट द माइट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द मिलिट्री पावर, यू नीड टू कम अप विद अ सोल्यूशन दैट वर्क्स फॉर देम एज वेल। ये आइडिया कि वो इसराइल को निस्तो नाबूद करके आपको पूरा पैलेस्टीनियन स्टेट दे देंगे और ये आर्ग्यू करना चाहिए था, ये सड़कों के नारे हैं, ये फॉरेन पॉलिसी नहीं हो सकती। फुली एग्री। और जब ये पूरा डिबेट चल रहा था मेरा तो यही पर्सपेक्टिव था, और इसी वजह से मैंने इस पे ट्वीट्स और कुछ भी नहीं की कि हमास एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर क्या करेंगे। तो हमास को गालियां देंगे कि हमास ने भी फ़लस्तीनियों की कॉज को जो है वो बेच दिया प्रेशर में आके कतरियों की। कंडीशनल एक्सेप्टेंस है, वह उस कंडीशनल एक्सेप्टेंस में भी आप उनकी अगर पोस्ट पढ़ें तो बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि दे आर विलिंग टू हैंड ओवर गवर्नमेंट टू अ टेक्नोक्रेटिक अथॉरिटी कंसिस्टिंग ऑफ इन पार्ट पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स, राइट। तो वो भी अग्री कर चुके हैं। रिफॉर्म प्रोसेस है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का, डीमिलिटराइजेशन का प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें हैं जो आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। कैसे सॉवरेन स्टेट बनेगी जिसके पास अपनी सिक्योरिटी अपने कंट्रोल में नहीं हो? बिल्कुल ठीक बात है, जायज़ है, लेकिन एक प्रोसेस है, उसको आपने चलाना है। और उसके बाद पहला तो गोल ये है, अगर आप फ़लस्तीन और फ़लस्तीनी रियासत के मकाम में बिलीव करते हैं कि आप इसराइल को गज़ा की लाइन के पीछे धकेलें थ्रू दिस अग्रीमेंट बिफोर द सेटलमेंट इमर्ज, नंबर एक, वरना तो 40 साल तक आप सेटलमेंट्स पे डिबेट करते रहेंगे। दूसरा गोल आपका ये है कि वेस्ट बैंक में जो एनेक्सेशन प्लान है, जो कि ये नेतन्याहू की कोalition रेडिकल गवर्नमेंट जो है वो पुश कर रही है, आप एक रेड लाइन क्रिएट करवाएं डोनाल्ड ट्रंप से, जो कि आपने करवाई है कि ये एनेक्सेशन नामंजूर है, ये नहीं हो पाएगी। तो पहला काम तो ये है। या उसके बाद आपने वो पूरा प्रोसेस चलाना है, जो कि अगेन ये नेटफ्लिक्स डिप्लोमेसी नहीं है कि आपने पॉइंट किया क्लिक किया पूरा सीजन एक रात में देख लिया। इसमें बड़ा टाइम लगता है, बहुत सारे झोल होते हैं। तो अगेन लेट्स सी हाउ दिस गोज, बट एट द एंड ऑफ द डे
यहाँ से मेरा जो रीड है वॉशिंगटन में बैठ के, कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा क्लियरली नेतन्याहू को कम्युनिकेट किया है कि बिटवीन योर कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ योर कंट्री एंड अ पाथवे टू पीस इज दिस प्लान। और अगर आप इस प्लान पे भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है और काम करने को तैयार नहीं है, तो यू आर risking a fracture that will completely isolate Israel within the American political system. अभी फॉर एग्जांपल हम बात कर चुके हैं राइट विंग डिबेट की, टकर कार्लसन, मेगन कैली, स्टीव बैनन एक्सेट्रा, वो छोड़ दें। अभी वॉशिंगटन पोस्ट का पोल आया है, 61% ऑफ अमेरिकन जूज जिसका पोल किया गया, वो कहते हैं कि इसराइल वॉर क्राइम्स क्रिएट कर रहा है। अबाउट 40%, नियर 40% ऑफ देम बिलीव के जेनोसाइड कर रहा है इसराइल। तो आपकी अपनी जो कोर कंस्टिट्यूएंसी थी अमेरिका में ऑफ अमेरिकन जूज, majority of them are deeply uncomfortable at the very least about what has happened। तो सियासी लेवल पर तो दरार पड़ चुकी है। अब अगर आप अमरीकी सदर के सामने भी जाके खड़े हो जाएंगे कि मैं कुछ भी कबूल नहीं करूंगा, बिल्कुल जीरो कॉम्प्रोमाइज, ग्रेटर इसराइल बना के ही रहूंगा, कर लो जो करना है, तो दे लूज द आर्ग्यूमेंट इन दैट। एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो व्हाई देयर इज दैट फ्लेक्सिबिलिटी ऑन इसराइल। अब काम यह है कि बिटवीन द प्लान एंड इट्स एग्जीक्यूशन जो झोल हैं उनको आप कैसे जो है वो इवॉल्व करेंगे। या आई थिंक जो इस तरह आप बोल रहे हैं, एक रोड मैप होता है ना। पहले तो अभी ये है कि व्हाट मेक्स द बॉम्बिंग स्टॉप। आई थिंक सबसे पहले तो वो करवाएं, एंड इफ ऑनेस्टली दिस इज व्हाट मेक्स द बॉम्बिंग स्टॉप, एटलीस्ट प्लीज प्लीज खुदा का वास्ता है, मोर पैलेस्टीनियंस डोंट नीड टू डाई। बॉम्बिंग स्टॉपिंग, एड कमिंग इन, एंड आई थिंक हमास को भी एक रिकग्निशन है कि आप अगर इसको सरेंडर डॉक्यूमेंट भी कह रहे हैं, तो अगर हम इसको एक कन्वेंशनल वॉर देखें, आई थिंक इसराइल ने जो हाल किया है, हमास की कैपेसिटी कैपेबिलिटी क्या रह गई है, आई थिंक हमास को भी एक बेहतर आइडिया होगा। तो हिजबुल्ला भी डिसमेंटल हो चुका है। सो यस, आई थिंक whatever brings peace in the region वो ओवरनाइट नहीं होगा। वो जिस तरह आप भी कह रहे हैं, नेटफ्लिक्स का सीजन इस तरह नहीं खत्म होगा कि जेरूसलम पे फलस्तीन का झंडा हो। हम वो ख्वाब देखते हैं, लेकिन वो ख्वाब एक रात में तो सच नहीं होगा। उज़ैर, ये जो नेतन्याहू को बिठाकर कतर से अपोलोजाइज भी करवाया है, आपको उसके ऑप्टिक्स के बारे में क्या लग रहा है? वो जो एक नेतन्याहू कैरी करते हैं एक ऑरा के, ऑलमोस्ट के अमेरिकन तो पूरा हमारी जेब में है। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ ट्रम्प डूइंग दैट, पुटिंग हिज लिंडन बी जॉनसन ऑन द टेबल? आई थिंक इट वाज मास्टरफुल, और जिस तरह से ये प्लान किया गया, इट वाज ऑर्केस्ट्रेटेड कि ये होगा नेतन्याहू के साथ। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, प्रेस टॉक होती है ओवल ऑफिस में जाने से पहले उस दिन दोपहर को, और जाते के साथ ही बराक रवीद का ट्वीट आ जाता है कि ये कॉल हुई है। और उसके बाद लीक्स आने लगते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कॉल करवाई और माफ़ी मंगवाई, और फिर इसराइल ने थोड़ा सा स्पिन दिया कि एक्सप्रेस रिग्रेट नॉट सॉरी, विच इज़ देयर कवर, राइट। बट आप इजरायली मीडिया में देखें तो इस पर पुश बैक इसराइल ने नहीं किया, जिस तरह से ये किया गया पूरा का पूरा काम। और फिर अगले दिन वो तस्वीर आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में फ़ोन है, फ़ोन का रिसीवर नेतन्याहू के हाथ में, और पर्चियों की बड़ी फेमिलियरिटी है पाकिस्तानी ऑडियंस की, तो पर्ची नहीं पर्चा था पूरा का पूरा, और वो पढ़ के जो है वो रीड आउट किया गया, माफ़ी मांगी गई। और ये बिल्कुल ऑर्केस्ट्रेटेड था टू टेल बीबी एंड टू शो द वर्ल्ड के बॉस कौन है अल्टीमेटली। वो एक पुराना कोट है कि अमरीकी, आई थिंक क्लिंटन का था, कि समटाइम्स यू वंडर हु इज़ द सुपर पावर इन कॉन्वर्जेशन विद इसराइल। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का मूव था टू रिमाइंड हिम कि सुपर पावर अमेरिका है, पेट्रन अमेरिका है, क्लाइंट स्टेट इसराइल है। और इस वक्त इसराइल की पोजीशन ये नहीं है दुनिया में कि वो अपने पेट्रन को भी आइसोलेट कर दे, इन पर्टिकुलर डोनाल्ड ट्रंप से लड़ाई ले। तो दे फेल इन लाइन व्हेन दे न्यू के दिस इज इट। अब उसमें ऑब्वियसली नेतन्याहू का हम इससे बात कर चुके हैं, इंटरेस्ट जो है वो डाइवर्ज करता है सीज फायर और पीस से, क्योंकि जैसे ही ये होगा उनकी हुकूमत खतरे में पड़ेगी। केसेस जो करप्शन के हैं वो आ जाएंगे। इजरायली सोसाइटी में इस वक्त बहुत बड़ी दरार है, जो कि उभर के सियासी तौर पे सामने आ जाएगी, और उसके बाद क्या होता है किसी को नहीं पता। लेकिन अब नेतन्याहू के लिए सवाल ये है कि एट द एंड ऑफ द डे द रोड इज़ ओवर, और वो जाते जाते क्या पूरा का पूरा इसराइल का जो पोजीशन है इंटरनेशनली विद इट्स पेट्रन ख़त्म करके जाएंगे, और ही विल प्रॉबली बाइट द बुलेट एंड से ओके, मेरी अगर हुकूमत जाती भी है तो मैं फ्लोरिडा में आके थोड़ा रह लूँगा, रिटायर हो जाऊँगा और यहाँ अपने पर बेटे के आराम साथ। से रहूँगा बेटे के साथ, जो उनकी फैमिली यहाँ पर है। तो दैट्स द ऑप्शन बेसिकली। ये हम अपने वाले सियासतदानों को बड़े गालियां देते हैं ना, वहां भी यही हाल है कि हम जंग बोल्सोनारो करेंगे ने भी ये इसराइल से। कोशिश की थी। पूरा अपना अपने बच्चे उनके फ्लोरिडा बीच एंजॉय कर रहे हैं,
और खुद वो ये जंगजू बातें कर रहे होते हैं। मुझे भी लगता है कि आज नहीं तो कल सीज फायर अगर होता है तो नेतन्याहू की गवर्नमेंट तो जाएगी। और ये जो पीस प्लान, आई नो वी आर फोकस्ड ऑन दिस परस्पेक्टिव अबाउट पैलेस्टाइन एंड गाजा, बट आई थिंक जो हमें ज़्यादा फोकस रखना चाहिए वो ये है कि हम कास्ट एज देखें, प्रोटेक्टिव एज देखें। जो दूसरी जंग थी, सारी की सारी सीज फायर्स जो इसराइल ने अग्री की हैं इन द पास्ट, सारी की सारी इसराइल ने ही ब्रेक की हैं। तो अगर ये होल्ड अप नहीं होता पीस प्लान, इट्स अ लॉट मोर लाइकली दैट इसराइल विल नॉट कीप अप देयर एंड ऑफ द बार्गेन रादर देन हमास। ये एक और झूठा प्रोपागेंडा है कि हमास कैन इस नॉट बी पे एक ट्रस्टेड। हिस्टोरिकली आपने होस्टेज एक्सचेंजेस भी देखे हैं, हमास हैज हेल्ड अप देयर एंड ऑफ द बार्गेन। और इस पे एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि सीज फायर ऑब्वियसली स्टॉप द बॉम्बिंग, गेट एड इन, बिगन रिकंस्ट्रक्शन रिहैबिलिटेशन। एक और उसका इम्पैक्ट ये होगा शहजाद, जिस पे हम बात कर चुके हैं, फोकस ज़्यादा नहीं होता आज तक। इसराइल जो है वेस्टर्न इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को गजा में आने नहीं देता। क्यों नहीं आने देता? छुपा रहा है ना कुछ, तभी नहीं आने देता। ओनली दे ओनली गो थ्रू द इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस सेंसर्स, राइट? तो ये जब प्लान होगा और जब इंटरनेशनल फोर्स आएगी, एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप होगा, तो ऑब्वियसली वेस्टर्न मीडिया भी आएगा। तो फिर दुनिया को देखने को भी मिलेगा विद एज अभी तो देख रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन आई डोंट थिंक हमने 20% भी देखा है सोशल मीडिया पे जो बर्बरियत की गई है इस जेनोसाइड में। तो वो भी कवरेज होगी, स्टोरीज आएंगी। उससे शायद इसराइल के अंदर भी जो है, जैसे जर्मनी में हमने देखा आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब जर्मन्स को पता लगा कि उन्होंने किया क्या था उनकी हुकूमत ने उनके नाम में, हम्म। तो शायद उससे भी कुछ इम्पैक्ट हो। वी कैन होप कि ह्यूमैनिटी, जो शेयर्ड ह्यूमैनिटी है, वो सामने आए एज द रिजल्ट ऑफ दैट कवरेज। तो ये भी ज़रूरी है कि आप जल्द अज जल्द जो है इंटरनेशनल मीडिया और मॉनिटर्स को गजा में लेके जाएं और दुनिया को दिखाएं कि इन्होंने किया क्या है वहां पर। नहीं, मुझे लगता है जर्मन्स को भी पता था क्या हो रहा है, और इसराइलियों को तो बिल्कुल एग्जैक्टली पता है क्या हो रहा है। आई नो नेट एंटी नेतन्याहू बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हैं, और एंटी वॉर सेंटिमेंट्स भी है, और कई लोगों ने इसराइल के अंदर जो उनकी फोर्स कंस्क्रिप्शन है उसको भी मना किया है। बट ओवरवेलमिंगली आई थिंक इसराइली सोसाइटी को ब्रेन वॉश भी किया गया है इनटू यस, थिंकिंग ऑफ पैलेस्टीनियंस एज नॉन ह्यूमंस। यस, 100%। तो वो जब कवरेज होगी तो मे बी दैट विल बी शैटर्ड। बट अगेन इसराइल की अपनी, ये हम इस पूरी जंग में और जेनोसाइड में बोल चुके हैं कि इसराइल के अपने माशरे के अंदर कितना डिवाइड है इस वक्त इस पूरे इशू पे। और अगेन जब ये जंग रुकेगी तो वो सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। इसमें मुझे पता है कि लोग सीख पा हो रहे हैं, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकली नहीं इमोशनली भी इन इश्यूज को देखते हैं। तो जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, आपकी और हमारी राय बिल्कुल सेम है। इसराइल एक जेनोसाइडल स्टेट है। अरब स्टेट्स जो हैं उनकी गवर्नमेंट स्पाइनलेस हैं, अमेरिकन सैटेलाइट स्टेट्स हैं, अमेरिकन इन्फ्लुएंस में वो लोग चल रही होती हैं। पाकिस्तान एक फॉर्म 47 गवर्नमेंट है जो इलीगली आई है। ये सारी बातें ठीक है। उधर इसमें जस्ट एक लास्ट चीज तो हम कर दें कि जाहिर सी बात है, जो आदमी हैज प्रेसाइडेड ओवर द जेनोसाइड एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ गाजा, इट्स अ जोक फॉर हिम टू गेट द नोबेल पीस प्राइज। और अगर हम ट्रम्प की सियासत देखें, कहीं ना कहीं लोग को बोलते हैं कि ओबामा का जो कोरस्पॉन्डेंस डिनर था जिसमें उसने काफी ली थी ट्रम्प की, उसके बाद ट्रम्प को गुस्सा आया कि मैं इसको दिखाऊंगा। एंड वन थिंग दैट ओबामा स्टिल हैज ओवर ट्रम्प इज अ नोबेल पीस प्राइज, सो दैट हैज बीन ऑन द टॉप ऑफ ट्रम्प्स माइंड। सो द अरब वर्ल्ड एंड पाकिस्तान, ट्रम्प पे दो चीजें चलती है ना, एक पैसा और एक वैनिटी। कि यार प्रेज, कि सर 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 वाह वाह वाह, एम्परर न्यू क्लोथ वाली बात है। सर क्या आपने कपड़े पहने ट्रम्प, आप तो सिर्फ 200 पाउंड है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पाकिस्तान बाय प्लेइंग द वैनिटी कार्ड कि सर नोबेल पीस प्राइज आपका होगा, सर आपका होगा। एंड कतर बीइंग लाइक, ये जहाज देखो ना, गोल्डन गोल्डन कितना खूबसूरत है। हाउ सक्सेसफुल वर दोस टू स्ट्रेटजीज? आई थिंक दे हैव एन इम्पैक्ट, एंड ऑफ कोर्स उसके अंदर एक रोल वैनिटी का और सेल्फ सेंटर्ड नेचर जो है डोनाल्ड ट्रम्प का वो है। नोबेल प्राइज पे मेरा व्यू तो ये रहा है कि अगर हम कोई भी अमरीकी सदर नोबेल प्राइज की ख्वाहिश में अमन करवाना चाहता है, मिडल ईस्ट में, रशिया यूक्रेन में, इंडिया पाकिस्तान में, आज़रबाईजान आर्मीनिया में, तो यार ये बेहतर आउटकम है एज अपोज टू जॉर्ज बुश एंड हिज पीपल, जो पैसा बनाने के लिए झूठ बोल के अमेरिका को जंग में ले गए, जिसमें लाखों लोग मारे गए और तबाह बर्बाद हो गया इराक और फिर सीरिया, राइट? तो इवन फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ के सेल्फ सेंटर्ड, उसका एक पर्सपेक्टिव है ओबामा को दिखाने के लिए, मैं कहता हूँ उसमें भी पॉजिटिविटी है। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ के ठीक है, इस काम के अंदर कुछ भला हो जाएगा दुनिया का, राइट? इफ यू वांट टू लुक एट इट दैट वे।
दूसरा मेरा स्ट्रक्चरल व्यू उस पे ये है कि डोनाल्ड ट्रंप, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप का कोई दीन ईमान नहीं है, आइडियोलॉजिकली उसका कोई पोजीशन एज सच कोर नहीं है। ही वांट्स टू डू व्हाट लुक्स गुड, मेक्स हिम लुक गुड, राइट। लेकिन दो चीज़ों पे वो कंसिस्टेंट रहा है अपने पूरे के पूरे करियर में। एक, एंटी ग्लोबलाइजेशन एंड एंटी फ्री ट्रेड। उसके पुराने इंटरव्यूज मौजूद हैं जापान के टाइम से लेके, जब जापानीज जापानीज गाड़ियाँ आती थी अमेरिका के अंदर, तो वहाँ से उसने क्रिटिसिज्म शुरू किया कि दे ट्राइंग टू रिप अस ऑफ, हमारी मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म हो जाएगी वगैरह। ही इज़ बिन कंसिस्टेंट ऑन दैट. And the second one is he's been consistent throughout his career, even as a celebrity from his interviews back in the day. He's been consistently critical of American conflicts abroad. और वो एक कंसिस्टेंट थीम रही है डोनाल्ड ट्रम्प की, एज मच एज यू डोंट लाइक एनीथिंग एंड वी डोंट लाइक एनीथिंग अबाउट हिम इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, द फैशिज्म ही इज इनेबलिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस चीज़ पे ही इज़ बिन वेरी कंसिस्टेंट कि ये जंगें बर्बाद कर रही हैं अमेरिका को, अमरीकी जानों का नुकसान हो रहा है, अमरीकी पैसे का ज़िया हो रहा है, और इन्हें रोकना चाहिए। इराक जंग में भी ही वॉज वेरी मच अगेंस्ट इट, और इट्स बिन कॉन्स्टेंट अबाउट समथिंग कॉन्स्टेंट अबाउट हिम रिलेटेड टू दैट. So I think that also structurally his deep discomfort with war is also a good thing in the times we live in. अब उस पर आप कह सकते हैं कि देखें ईरान में उसने बमबारी कर दी, ठीक है, ईरान में बमबारी की और वो पावर अमरीकी सदर के पास मौजूद है। पहली दफ़ा जब वो आया था उसने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स गिराए अफगानिस्तान के अंदर टू ब्रिंग द तालिबान टू द नेगोशिएटिंग टेबल। तो टैक्टिकली शायद वो किनेटिक यूज इस्तेमाल करे, बट लंबी जंग करना और जंग में अमेरिका को धकेलना, उस पे ही इज़ वेरी यूनिक इन टर्म्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स अमेरिका हैज़ हैड रिसेंटली। सुमूथ फ्लोटेला की अगर हम बात करें, जब हम ये पीस प्लान्स और ये सब डिस्कस कर रहे होते हैं, आइडियल्स बातें कर रहे होते हैं, आपको ये भी रियलाइज करना पड़ेगा कि आप एक ऐसे जेनोसाइडल स्टेट के अगेंस्ट है जो ना इंटरनेशनल कानून मानता है, जो ना इंटरनेशनल ट्रीटी मानता है, जो ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मानता है। तो इंटरनेशनल वाटर्स में ये फ्लोटेला था। हमने कई साल पहले फ्रीडम फ्लोटेला के बारे में भी देखा था। तलत हुसैन जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं वो जी। उस पे थे। आई रिमेम्बर वॉचिंग लाइव कवरेज ऑफ दैट। आई बिलीव पीटीवी होता था उस जमाने में, एटलीस्ट मैंने तो पीटीवी पर देखा था। तो अब खबरें ये भी आ रही हैं कि ग्रेटा थर्नबर्ग जो पिछले वाले फ्लोटेला पे भी थी, और अपेरेंटली उनको वार्न किया गया था, बट उनकी हिम्मत और उनकी जुर्रत को सलाम कि वो वापस गई। तो अब खबरें ये आ रही हैं कि उनको बालों से खींच कर मार कर इजरायली झंडे को किस करवाया है, टू एंड इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, टू शेम हर, टू डिमीन हर। दैट इज द काइंड ऑफ स्टेट दैट यू आर गोइंग अप अगेंस्ट। हम कहते हैं कि अच्छा चले फलस्तीनियंस तो इनको इंसान ही नहीं लगते, मुसलमान भी जनरली इनको नफरत है, बट यूरोपियन सिटीजन्स उनके ज़्यादा राइट्स होते हैं हमसे अनफॉर्चुनेटली इन दिस वर्ल्ड। तो उनके साथ भी इसराइल ये बर्ताव कर रहा है। सो या उजैर, व्हाट्स योर टेक ऑन द स्मूथ फ्लोटेला? आई थिंक अगेन एक और एग्जांपल है कि इसराइल जो है एक रोग स्टेट की तरह बिहेव करता है, बल्कि रोग स्टेट है ना। इंटर आपने जैसे कहा, कवानीन नहीं मानता, इंटरनेशनल अदारों को नहीं मानता, इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता, और जो वो करना चाहता है वो करता है। मेरा व्यूज़ पे ये है कि अगर उन्होंने यही अप्रोच रखनी है तो करते रहें। शॉर्ट टर्म में शायद फ्लोटिला को रोक लिया, ओके, टैक्टिकल आपकी विक्ट्री हो गई, स्ट्रेटेजिकली आप हार गए हैं। क्योंकि अगर आप एक नौजवान आइकॉन लाइक ग्रेटा थुनबर्ग के साथ ये करेंगे, तो पूरी एक जनरेशन यूरोप की और दुनिया की नौजवान नस्ल जो है वो उसे हीरो मानेगी। क्योंकि अगेन ये तारीख इस बात की गवाह है, पुरानी एंशंट तारीख में भी आप अगर उठा के देख लें, तो जब एम्परर्स किसी भी कमज़ोर शख्स या लीडर के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, उनका सर कलम कर देते हैं, उनसे ये प्रिजन में डाल देते हैं, तो वो हीरो बन के ही निकलते हैं अल्टीमेटली इन द लॉन्ग आर्क ऑफ हिस्ट्री। तो ठीक है, आप ये करते रहें, आप अपना ही जो है पोजीशन अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, और इससे आपको कुछ फ़ायदा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबली नहीं होना। क्योंकि अब पूरी की पूरी एक जनरेशन, जैसे मैंने कहा, इंक्लूडिंग यंग जूइश सिटीजन्स इन प्लेसेस लाइक अमेरिका एंड यूरोप, वो आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानती एज द सोल स्पोक्समैन ऑफ द जूइश वर्ल्ड हम्म। एसेंशली, जो कि एक प्रीवियस जनरेशन तक, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू की जनरेशन, जो बाइडेन जैसे लोगों के लिए दैट वाज द वे, राइट। खत्म हो गया है वो प्रोसेस। अब वो जब प्रोसेस खत्म हो गया है, तो अब आप जितना भी इन्फ्लुएंसर्स के साथ बैठ के, जो बीबी ने बैठ के अभी अमेरिका में कहा कि आप बयानिया बनाएं और टिकटॉक को खरीदना हमारा एक अहम गोल है वगैरह, हम्म। आपको जितना करना है आप कर लें। आप जितना इस बात पे ऊपर आगे बढ़ेंगे, उतना ही आपका स्ट्रेटेजिकली नुकसान होगा फ्रॉम द पोजिशनिंग एंड नैरेटिव ऑफ इसराइल।
इसमें जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स मिलियनेयर्स बन गए हैं फलस्तीन का नाम इस्तेमाल करके, या कपड़े बेच के बिलियनेयर्स बन गए हैं, वो समूह फ्लोटेला पे नहीं थे। सेनेटर मुश्ताक और मेरी पॉलिटिकली प्रॉब्ली नथिंग दैट वी एग्री ऑन, जो उन्हें एंटी तालिबान प्रोटेस्ट का हिस्सा थे, दैट इज समथिंग दैट वी डू एग्री ऑन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी कोई सियासत सेम नहीं है। पर ही हैज माई रिस्पेक्ट फॉर पुटिंग हिज मनी वेयर हिज माउथ इज एंड बीइंग ऑन दैट फ्लोटेला। और उनको इसराइल ने लास्ट आई चेक अरेस्ट कर लिया था। इसहाक डार ने पार्लियामेंट में आकर बोला कि भाई हमारे तो जाहिर बात है फॉरेन रिलेशंस या एम्बेसी रिलेशंस नहीं है। किसी ने ये भी बोला कि कतर ने इजरायली डिप्लोमेट्स को निकाल दिया है पाकिस्तान। भाई हमारे यहाँ नहीं है नहीं इजरायली है ही डिप्लोमेट्स। नहीं भाई। कहाँ से निकालेंगे हम जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते? तो वो कह रहे हैं कि हम और मुल्कों के थ्रू कोशिश कर रहे हैं, बट आई डू थिंक कि जमात इस्लामी ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट की है, और अक्रॉस पार्टी लाइंस आई नो लेफ्ट ने भी की है। लोकल पॉलिटिक्स पर आते हैं, इस्लामाबाद प्रेस क्लब में भी हो रहा था, उसमें भी पुलिस ने घुसकर तशद्दुद किया। एंड आई डोंट नो व्हाट द पाकिस्तानी स्टेट इज थिंकिंग कि ठीक है आप फॉरेन पॉलिसी लेवल पर अगर चीज़ें संभाल रहे हैं, टैक्टफुली कर रहे हैं, दैट्स फाइन, बट लोकल लेवल पे जो आप कर रहे हैं कि भाई अगर कोई सेनेटर मुश्ताक के लिए या फ्लोटेला के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, उसमें आप पुलिस भेज के बर्बरियत कर रहे हैं। या अभी असद तूर और जबरान नासिर ने ट्वीट किया हुआ था कि एलिजिडली एक लड़का कराची का है, आई बिलीव जमील बलोच उनका नाम है, जो यही पैलेस्टाइन के लिए प्रोटेस्ट करता था, उसको भी रात को उठा लिया है। तो ये जो लोकल फैशिज्म और ये जो हमारे यहाँ के दराज के इसराइली हैं, इनकी भी जो हरकत इधर हैं, ये तो इनडिफेंसिबल है। आई फुली एग्री। और वो जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब वाला प्रोसेस है, डिड नॉट मेक एनी सेंस व्हाटसोएवर। अब अगेन द प्रॉब्लम विद दिस इज कि जब आप इन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर देते हैं तो फिर हर चीज़ का जवाब यही होता है कि चढ़ हाँ, दौड़ो, उन पे लाठी चलाओ, इन पे टीयर गैस मारो। और फिर तलाल चौधरी ने अपोलोजाइज भी किया और कहा कि इन्वेस्टिगेट करेंगे। आई थिंक इस मामले में उन्हें भी नहीं पता होगा कि ये क्या हुआ और किसने ऑर्डर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली ऑर्डर्स कहीं और से आते हैं। तो सियासी लेवल पर भी उनका नुकसान हुआ और उनकी पार्टी और हुकूमत का नुकसान हुआ। एंड अगेन माय व्यू ऑन दिस इज कि कुछ चीज़ें आप जो हैं वो आराम से बात करके, किसी ने अगर प्रोटेस्ट भी करना है तो उन्हें प्रोटेस्ट कर देते हैं, सो लॉन्ग एज द प्रोटेस्ट इज पीसफुल। वो अपना गुस्सा निकालेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड पे लाएंगे और घर चले जाएंगे, घर जाके चाय पी लेंगे, थोड़ी सी खाना खा लेंगे, खैर है, कोई मसला नहीं है। बट अगेन आपने एक पूरा सिस्टम बना दिया है कि अगर आप थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट हुए पोजीशन से तो फिर आपको मार कुटाई ही होगी। जवाब मार कुटाई हर चीज़ का जवाब नहीं होता। अब ये समझाना पड़ेगा लोगों को पाकिस्तान में। इसलिए मैं आजकल जमात इस्लामी की सियासत फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि वो गरज बरस रहे हैं शहबाज शरीफ पर, पाकिस्तान पर, फलस्तीन की बात कर रहे हैं। और जो शख्स शहबाज शरीफ के साथ खड़ा हुआ है उसका नाम हाफिज साहब ने एक दफा भी हाफिज साहब का नाम या नहीं लिया। तो प्रिटेंड मुझे बड़े ऐसे ही कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ और इसहाक डार जो हैं वो पॉलिसी बना के चला रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त। तो मैं वो बड़ा मुझे हंसी भी आ रही थी कि हाफिज नईम साहब और भी हाफिज हैं इस शहर में, जरा हिम्मत करें, हम आपके साथ हैं। अगर हम उधर जो है थोड़ा सा मसला हो जाता हाँ, है। अगर हम यही बर्बरियत की बात कर रहे हैं तो कश्मीर के इशू, मुझे इस हफ्ते बहुत मैसेजेस आए, करंट अफेयर्स हम लोग दिस वीक इन पाकिस्तान पे करते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कई लोग नहीं बात कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा उस पर वीडियो बनाए, लेकिन सैयद मुजम्मिल शाह की बहुत अच्छी वीडियो आई जिसकी 90-95% बातें जो मुजम्मिल ने की हैं मैं उनसे एग्री करता था। तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी उस पर वीडियो बनाने की, लेकिन दिस वीक इन पाकिस्तान पे हम करंट अफेयर्स करते हैं। और पाकिस्तान में शायद इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर यही थी। उजैर, would you want me to give a breakdown to the people of what या happened गो before फॉर we इट। get your take? अच्छा, तो अवामी एक्शन कमेटी जो कश्मीर की है, उन्होंने कुछ ऑलमोस्ट 38 डिमांड्स हो गई थी बाय द एंड ऑफ इट। उन्होंने उसके ऊपर एहतजाज शुरू किया, प्रोटेस्ट शुरू किया। वही जो सना उज़ैर भी कह रहे हैं कि हमारे स्टेट को जब आपके पास होता ही हैमर है तो आपको हर मसला जो है कील लगती है, तो ये भी मसला उनको कील लगा। उन्होंने फोर्सफुली प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की। अब इस तरफ एक कंफ्यूजन भी है कि जो इंसान मरा है, अवामी एक्शन कमेटी कहती है कि पुलिस ने गोली चलाई, पुलिस बोलती है अवामी एक्शन कमेटी ने गोली चलाई, पर जो मरा है वो अवामी एक्शन कमेटी का ही प्रोटेस्टर था। तो मोस्ट लाइकली दोनों सिनारियोज में से क्या है आप खुद भी सोच सकते हैं। पुलिस वाले भी मरे हैं इसमें। तो अब इवेंचुअली वो सारी डिमांड्स मान ली हैं गवर्नमेंट ने, नेगोशिएशन हो चुकी है। जो स्टम्बलिंग ब्लॉक था या जो थॉर्न था नेगोशिएशन में, वो ये था कि 12 सीटें जो हैं वहाँ पर वो नॉन रेजिडेंट कश्मीरीज, पाकिस्तानी रेफ्यूजीज जो हैं, जो मेनलैंड पाकिस्तान में रहते हैं या इंडियन साइड से आए हैं,
उनकी थी। तो उन्होंने बोला कि भाई इनको ख़त्म करो। उसमें पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि भाई जो पाकिस्तान का सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस है सियासत पर, जो आज़ाद कश्मीर का जो स्टेटस है, ऑल्सो डिवाइड्स कॉल्ड आज़ाद कश्मीर, वो थोड़ा हाउ डू आई पुट इट, लिमिनल है, कि वो सॉवरन भी है और नहीं भी है। इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ प्रोविंस बट इट्स आल्सो अ सॉवरन स्टेट। आज़ाद कश्मीर का चीफ मिनिस्टर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर है। तो पाकिस्तान का जो वहाँ पर इन्फ्लुएंस है वो थ्रू दी 12 मेंबर्स है। दूसरी जो नुकात थी कि जो वीआईपी आप लोगों को प्रोटोकॉल्स और वगैरह मिल रहे हैं, इनको ज़रा ख़त्म किया जाए। उस पर तो पाकिस्तान को कोई इतना मसला नहीं था, लेकिन जो लोकल वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं उनको ये मसला था कि भाई हमारी जो पर्क्स और बेनिफिट्स हैं, और एज सच तो कोई पावर नहीं है, तो इन सीटों पे बैठने के जो गाड़ियां मिलती हैं, झंडे मिलते हैं, फायदे मिलते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा। बाकी जो सब्सिडीज वगैरह थी वो एक साल पहले भी आपने देखा कि ये प्रोटेस्ट हुई थी, फिर शहबाज शरीफ गए थे, उन्होंने मेरे ख्याल से कोई 7-8 बिलियन का प्रोजेक्ट और सब्सिडीज अनाउंस की थी। नहीं नहीं, उस 100 पे अरब के इतना, करीब की सब्सिडीज थी। तो इतना मसला उसका नहीं था, वो भी इस दफ़ा ज़्यादा बेनिफिट दिया गया है। आ, अगर जान के अमान पाऊँ, तो अगर आप स्टेटिस्टिक्स भी देखें, कश्मीरीज डू इंजॉय जनरल बेटर लाइफ देन द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। जो उनकी इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है वो गवर्नमेंट सब्सिडीज की वजह से नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की वजह से है, क्योंकि वहाँ इंस्टेबिलिटी होती है, प्राइवेट सेक्टर फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज वाला नहीं होता। बट बिजली वहाँ मेनलैंड पाकिस्तान से ज़्यादा सस्ती है, रोड नेटवर्क वहाँ का पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन एजुकेशन जो है उसके सारे इंडिकेटर्स आज़ाद कश्मीर में ज़्यादा हैं। क्योंकि आज़ाद कश्मीर में हम रिस्क नहीं कर सकते मास डिसकंटेंट, the Pakistani government tends to give them a lot more subsidies, invest a lot more, ताकि इवेंचुअली आपने अगर कश्मीर में प्लेबिसाइड, जो मोस्ट लाइकली कभी भी नहीं होगा, बट स्टिल यू वांट टू कीप द पीपल ऑन साइड। या नो, और मैं करेक्शन कर दूं, जो 2000 मई 2024 का ग्रांट था इन प्रोटेस्ट के बाद, वो 24 अरब रुपए का था। और कश्मीर का एक पूरा सब्सिडी है। उस वक्त जो प्रोटेस्ट शुरू हुए थे वो इसलिए थे क्योंकि आईएमएफ प्रोग्राम की वजह से कुछ सब्सिडीज जी। कट की गई थी। और उसके बाद एक स्पेशल पैकेज दिया गया था। अगेन देखें इस पे जो एक दो इश्यूज हैं, एंड आई एग्री विथ यू कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है ऑन रिलेटिव स्केल एक्सेट्रा, लेकिन कुछ चीज़ों में इश्यूज भी हैं। फॉर एग्जांपल आई नो फ्यू पीपल जो कश्मीर के इलाकों से हैं, वहाँ पे इंटरनेट एक्सेस में आज तक मसला है। हम गिलगित बल्तिस्तान पे भी इस इशू पे बात कर चुके हैं, कनेक्टिविटी का इशू रहता है, जॉब्स का इशू है। ज़्यादातर जो जॉब्स हैं वो सरकार से जुड़ी हुई हैं, तो वहाँ पर जो बाकी चीज़ों में प्राइवेट सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट होनी है वो उस तरह नहीं है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और यूथ एक्सेस का इशू बढ़ रहा है, वो भी एक मसला रहा है। एंड अगेन ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं रीजनल इश्यूज के साथ भी, फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, कि आपकी हम्म। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड नहीं हो रही इतनी ज़्यादा जितनी हुआ करती थी एक ज़माने में। बाकी इश्यूज सियासी तौर पर वैसे ही मौजूद हैं जो कि आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अगेन जब आप पाकिस्तान प्रॉपर में फॉर्म 47 गवर्नमेंट चलाते हैं तो वहाँ पर भी उसी तरह के इश्यूज आपको नज़र आते हैं सियासी लेवल पर। और एक इशू है, डिवाइड है बिटवीन द एलिट्स एंड द मास पब्लिक, जो ये रिजेंटमेंट अब आपको नजर आ रही है। एंड आई थिंक शहजाद, एट अ रीजनल एंड ग्लोबल लेवल ज़रूरी है कि इस बात को हम ज़रा जोड़ें। फ्रॉम बांग्लादेश, नेपाल, अभी इंडिया में लद्दाख में प्रोटेस्ट हुए वायलेंस, वहाँ पे बीजेपी के ऑफिस को जला दिया गया, इसी तरह के इश्यूज हैं कश्मीर के अंदर। मोरक्को में अभी जेंजी प्रोटेस्ट चल रहे थे इस हफ्ते, वहाँ पर भी। तो अगेन ये एक बड़ा क्लियर सिग्नल है कि जो स्टेटस को सियासी तरीका है पेट्रनेज का, लोगों को दबा के रखने का, चुप करवाने का, और जो पुराने सियासी इंस्टीट्यूशंस हैं वो नहीं चल रहे, कश्मीर में भी नहीं चल रहे। एंड अगेन डंडा मारने से जो है वो ये मसला हल नहीं होगा, बल्कि आप और उसे बढ़ाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप रूट कॉजेज़ को सॉल्व करें। और अगेन रूट कॉजेज़ को सॉल्व करना जो है उसका मतलब ये नहीं कि आप बस 50 अरब या 20 अरब या 40 अरब रुपए की और सब्सिडी दे दें। असल इशू की तरफ आएं और वहाँ पे लोकल लेवल पर जो है वो ओनरशिप बढ़ाएं सियासी लेवल पर। हाँ, और अब अग्रीमेंट हो चुका है। तो इसमें अगेन आई थिंक प्रोपेगेंडिस्ट को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट आउट्स हैं, उन्होंने तो बेचारे जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको ही इंडियन एजेंट्स बना दिया और बोला ये सारी इंडिया करवा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखें, जाहिर बात है, जो इंटरनेशनल मीडिया है उसके अपने नैरेटिव्स होते हैं, उसके अपने पॉलिटिकल गोल्स होते हैं। तो एक दफ़ा जब प्रोटेस्ट हुई
तो बिल्कुल इंडियन मीडिया पे उसको उछाला गया, उसको नेपाल या बांग्लादेश से कंपेयर किया गया। फिर जो अवामी एक्शन कमेटी के अपने लोग थे उन्होंने भी क्लैरिफाई किया कि हम कोई पाकिस्तान से अलहदगी नहीं चाहते, या ये पाकिस्तान की रियासत को ना तस्लीम करना, इसके बारे में बिल्कुल प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, वो अपने हक पर हो रहे थे। मुजम्मिल ने भी बड़ा अच्छा एक टॉन्ट मारा था अपनी वीडियो में कि आज़ाद कश्मीर में इसलिए नहीं प्रोटेस्ट होते कि साढ़े मुंडे को बाहर निकालो। वो राइट्स पर हो रहे थे, वो अपने हकूक के लिए हो रहे थे, वो अपनी अपॉर्चुनिटीज के लिए हो रहे थे, वो इलीट कैप्चर के खिलाफ हो रहे थे, और वो इशू बेस्ड थे। तो जिस तरह उजैर भी कह रहे हैं, यार इशू अगर किसी का है तो बैठो और इशू सॉल्व करो। हुकूमत का और काम क्या है? और अब आपने वही किया ना इवेंचुअली। तो जब यही करना था, तो एक तो उसको उस नहज तक आने ही ना दो कि जी पूरा शहर, पूरा प्रोविंस आके खड़ा हो जाए। दूसरा, अगर तो खड़ा है तो बैठो ना उनके साथ। ये गोलियां चलाना, लाठी चलाना, घर से उठा लेना, कुछ कुछ नहीं अचीव होता इससे। अच्छा, आयरनी इसमें पूरे ये है कि जैसे रेजिम टावर्स ने बोला भारत इसमें शामिल है, उसी से कुछ दिन पहले लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हुए, हम्म। वहाँ के जो लीडर्स थे उनका नॉन प्रॉफिट लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, उन्हें डिटेंशन में डाल दिया गया, क्योंकि वहाँ कहा गया कि वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ काम कर रहे थे और फंडिंग उनकी जो है अलेजिडली उसी तरफ से आ रही थी। तो वहाँ इंसिनुएट किया गया कि लद्दाख में पाकिस्तान करवा रहा है, यहाँ पे इंसिनुएट किया गया कि भारत करवा रहा है। तो अगेन, अगर आप थोड़ा सा भी फॉलो करते हैं सियासत को, और जब भी रजीम इस तरह की बातें करे, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि वो इशू की तरफ नहीं आना चाह रहे हैं, आपकी बात को घुमाना चाह रहे हैं कि आपकी अटेंशन जो है वो फॉरेन एजिटेटर्स की तरफ चले जाए। ये इस तरह नहीं होते प्रोटेस्ट, लोकल इश्यूज पर जरा थोड़ा फोकस करें। जो एनआरआईज हैं जो अब तक हमारी एपिसोड्स देख सकते हैं, उन्होंने लास्ट वीक एपिसोड पे कमेंट किया कि थ्री इडियट्स में जो आमिर खान का कैरेक्टर था, he was inspired apparently by the life of the activist, which is why उसको थ्री इडियट से जोड़ा जा रहा है। ओके। उधर न्यूज़ रैप अप करते हैं लोकल फ्रंट पर। अलीमा खान और गंडापुर जो बहुत टाइम से टैसिटली लड़ रहे थे, अब खुलकर सामने आ चुके हैं। अलीमा खान ने बोला कि अली अमीन गंडापुर ने रात की तन्हाई में, अंधेरे में खान को जाकर बोला कि अलीमा एस्टेब्लिशमेंट की टाउट है। और फिर अलीमा खान खुलकर गंडापुर के खिलाफ आ गई। फिर गंडापुर ने बोला कि अलीमा हाँ भाई खान को ये अलीमा, बात पता कैसे चली? इमरान खान ने बताई होगी ना। अच्छा। फिर गंडापुर ने भी एक वीडियो बनाई कि हाँ मैंने बोला, बोला मैंने। वो भी सब चल रहा है। यार ये बड़ा, ये लंबा सीजन हो गया है शो का, जरा ट्विस्ट अलग करें, जरा ये पुरानी हो गई ये बात, जरा आगे लेके चलें सीजन को, प्लॉट में एक और ट्विस्ट लाएं। दूसरी तरफ पीएमएलएन और पीपीपी एक दूसरे पे वर्बल ऑनस्लॉट कर रहे हैं। पंजाबी नेशनलिज्म उजागर करने की पीएमएलएन कोशिश कर रही है। मरियम नवाज खुलकर रजी दादा, जिन्होंने पश्तूनों के खिलाफ, सराइकियों के खिलाफ, सिंधियों के खिलाफ इंतहाई नाजेबा जबान इस्तेमाल की है, डायरेक्ट गालियां दी हैं, ऐसे एक रेसिस्ट को मरियम नवाज ने खुलकर डिफेंड किया और बोला कि मैं अब ऐसे और किसी पंजाबी की तजलील नहीं बर्दाश्त करूंगी। तो इट्स इंटरेस्टिंग कि एक रेसिस्ट को जब कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं फॉर हिज रेसिस्ट रिमार्क्स, वो मरियम नवाज को तजलील लगती है, लेकिन पूरी पश्तून कौम को, पूरी सराइकी कौम को, पूरी सिंधी कौम को गाली दी जाए तो मरियम नवाज खामोश होती हैं। फिर आप सोचते हैं कि पीएमएलएन को क्यों वोट कहीं और नहीं पड़ता। और उन्होंने मेरे ख्याल में गालिबन कहा कि वो माफ़ी भी नहीं मांगेंगी इस इशू पे, जब उन्हें बताया गया इस बारे में कि गलत बयानिया था उनका। मरियम नवाज क्यों माफी मांगेंगी? वो तो शी हाँ, स्टैंडिंग बाय इट। अब एग्जैक्टली। तो सारा इशू खत्म हो चुका है, और उसके बाद भी आकर उन्होंने खुलकर ये बोला है। तो या देयर एनीथिंग एल्स ऑन द लोकल फ्रंट बिफोर वी रैप आई अप? थिंक लोकल फ्रंट पे तो यही है अभी, अगर आप स्पोर्ट्स फॉलो कर रहे हैं तो पाकिस्तान और भारत का मैच चल रहा है वुमेन साइड पर। तो इंटरेस्टिंग चल रहा था, मैंने जब लास्ट स्कोर चेक किया तो पाकिस्तान थोड़ा सा ऑन टॉप था। अगेन आई डोंट नो, मैं फॉर आई हैवंट रेड इट, आई डोंट नो इफ यू चेक्ड और नॉट कि हाथ मिलाया कि नहीं मिलाया, क्योंकि एक उस पर भी कंट्रोवर्सी थी कि वुमेन साइड पर भी हाथ नहीं मिलाया जाएगा। विच अगेन समझ नहीं आती बात के, स्पोर्ट्स के अंदर इस तरह की चीजें लाना, उससे क्या फर्क पड़ता है, बट दिस इज द वर्ल्ड वी लिव इन नाउ। मैंने एग्जैक्टली क्लिप सुना नहीं खुद, लेकिन मैंने उस पे सारा जो डिस्कशन हो रहा है वो देखा है। अपेरेंटली कमेंट्री में सना मीर ने बोला कि ये प्लेयर जो हैं ये आज़ाद कश्मीर से हैं, पर इंडिया में बड़ा शोर मच गया कि आज़ाद कश्मीर से आपका क्या मुराद है। बट जो ऑफिशियल नाम है पाकिस्तान में, इवन अगर आप एड्रेस लिख रहे हो तो उसका ऑफिशियल नाम ही आज़ाद कश्मीर है। फिर
क्रिक इन्फो, जो जिन्होंने भी पहले आज़ाद कश्मीर लिखा हुआ था वो भी थोड़े काम गए, उन्होंने भी जाकर फिर वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर कर दिया है। तो या स्टॉर्म एंड टीका। स्टॉर्म एंड टीका, और अगेन दिस इज ऑल अबाउट, अगेन जब आपने एक राइट विंग इकोसिस्टम को इतना बढ़ा दिया है, तो अब आपसे कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा वो। तो आप क्रिकेट आ जाए या कुछ और आ जाए, उस पर भी आप उससे घबरा जाते हैं और हर चीज़ में कांपने लग जाते हैं। ये वही मिसाल है, आई मीन फॉर द पाकिस्तानी साइड में ये मिसाल देता हूँ कि जब टीएलपी को आपने बना दिया एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए और फिर वो जिन बोतल से बाहर निकाल दिया, तो अब वो आपसे भी कंट्रोल नहीं होता था और इस्लामाबाद भी आ जाता था, जीटी रोड भी ब्लॉक कर देता था और आपको पता नहीं कि अब इसका करें क्या। तो इसी तरह भारत के अंदर जो एक पूरा रेडिकल राइट विंग इकोसिस्टम आपने बनाया है नफरत का, तो उस नफरत के इकोसिस्टम ने अब आपको, आपके प्लेयर्स को भी, आपके मीडिया को भी डरा दिया है। क्योंकि अगेन एशिया कप की क्लिप्स हमारे सामने मौजूद हैं, वही सूर्या कुमार यादव मोहसिन नकवी से हाथ मिला रहा था टूर्नामेंट से पहले, वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन जब उस जिन ने उनका टारगेट किया और पूरा का पूरा एक नॉन इशू को इशू बना दिया, तो फिर उसके बाद आप ट्रॉफी तक लेने पे राजी नहीं हुए, और अब विमेन साइड पर भी यही मसला चल रहा है आपके लिए। सूर्या कुमार यादव ने तो फुल ऐसा इंटरव्यू दिया है कि मतलब ऐसा था कि बैट हमने पकड़ा हुआ था लेकिन बैटिंग नरेंद्र मोदी कर रहे थे। बॉल हमारे हाथ में थी लेकिन डिलीवरी के टाइम आपको एक और हाथ महसूस होता था, और वो नरेंद्र मोदी का होता था। फिर नरेंद्र मोदी ने एक खत भी लिखा कि इतने भी मत उठा। तो तो आई थिंक बस यही सूर्या, है, जब वो इकोसिस्टम अब कंट्रोल से बाहर है, वो एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग एंटिटी बन चुका है और आपने उसको प्ले या अप करना है बेसिकली। या सो सूर्या फुल अपने पॉलिटिकल करियर की तैयारी ले रहे हैं। आई थिंक उनकी रिटायरमेंट करीब है। या शुभमन गिल आई विल थिंक उनको बिकम द, ट्रेनिंग जो है कोचिंग की, जो है इस इशू राइट, पर और क्रिकेट में भी गौतम गंभीर दे रहे हैं, जो उनका बड़ा एक्सपीरियंस है इसमें या सक्सेसफुली या पार्टेक करने या का। एंड अभी वो ओडीआई स्क्वाड उनका अनाउंस हुआ है, उसमें विराट और रोहित हैं। पर कैप्टनसी रोहित से ले ली है, शुभमन को बना दिया है। और रोहित और विराट को बोला है कि ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया सीरीज का है, साउथ अफ्रीका सीरीज पे आप के नहीं हैं। तो आपके जो स्टॉलवर्ड्स हैं, उनका अपेरेंटली गंभीर से, कोहली और गंभीर का तो एक पॉपुलर स्पैट रह चुका है इन द पास्ट, मसले रहे हैं। तो गंभीर आकर इंडियन क्रिकेट टीम को भी वीगन कर रहे हैं और सियासत भी कर रहे हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई चलो थिंक खैर। पाकिस्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ज़रा सबक सीख लें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हाँ जब सियासत आई, रिलीजियस बेसिस पर बातें होने लगी, हम्म, पोलराइजेशन होने लगी, तो पूरी की पूरी टीम तबाही हो गई थी। तो या अगर आपने सबक लेना है एज अ फैन ऑफ द स्पोर्ट, तो ज़रा वहाँ से ही सीख लें। इससे गुजर चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस मरहले से। एब्सोल्युटली। दिनेश कनेरिया ने अभी भी हाल ही में भी फिर कमेंट्स किए कि मुझे बहुत सारा प्यार भी मिला बट मुझे डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करनी पड़ी। सो या प्लीज कीप दीज थिंग्स आउट ऑफ स्पोर्ट्स। नो हेट्रेड। जिस तरह आप ने आर्सेनल की जर्सी पहनी हुई है, प्रीमियर लीग ने भी जब रेसिज्म बहुत बढ़ गया था एक बड़ी कैंपेन चलाई थी, से नो टू रेसिज्म। हम्म। तो मे बी इट्स टाइम क्रिकेट नीड्स टू आई डू थिंक दिस। अब तो टॉलरेट भी नहीं किया जाता। अगर फैन लेवल पर भी रेसिस रिमार्क कोई थ्रो भी करे तो स्टेडियम से निकाल दिया जाता है। और अब प्रीमियर लीग में, यूरोपियन लीग्स में जनरली, बट प्रीमियर लीग, आई एम प्रीटी सर्टेन के यू गेट ब्लैक लिस्टेड फ्रॉम अभी वो प्रोड्यूसिंग टिकट्स लिवरपूल के एज वेल। प्लेयर ने किया था ना, वो जो आर्सेनल कौन थ्रो इन ले रहा था, लास्ट वीक था या लास्ट उससे से 2 हफ्ते लास्ट वीक आई पहले, थिंक, वो व्हील चेयर या पे जो था, कोई थ्रो इन ले रहा था और फिर उस व्हील चेयर बाउंड बंदे ने बड़ी कोई रेसिस्ट बातें की या थी, तो फिर उसको गेम बोला पॉज चले हुई थी और फिर उसे इजेक्ट किया गया चले था स्टेडियम चले के चले मेंबर। या कौन था? आई डोंट नो व्हाई आई रिमेम्बर इट बीइंग चेल्सी, बिकॉज चेल्सी से तो इस हफ्ते हुआ है। चेल्सी इस हफ्ते, दिस वाज मेडू, 2 वीकेंड्स अगो आई थिंक, और अ मे बी वीकेंड वॉज इन अगो। द कप बिकॉज मेडू वही के था आई थिंक, मेरे ख्याल से। खैर ये प्लीज फैक्ट चेक कर लीजिए हमें। रिकमेंडेशंस में एक कोई नए ऑथर है, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, उमैर उमैर यूनस। उनकी कोई किताब आई है और उसका एक रिव्यू आया है डॉन में, तो वो पढ़ लें। एग्जैक्ट नाम ऑथर का मुझे नहीं पता। नितेश रेड्डी कुछ इस तरह बुक का नाम है, प्लीज वो हम माहिर लगा देंगे। मंशियात है उनके, माहिर मतलब लगा मंशियात नहीं, कहीं माशियात है, मंशियात नहीं इधर माशियात है, कहीं राइट। लगा देंगे। हम तो बड़े ऑथर्स हैं, तो ये नए ऑथर्स हमारे सामने जब आते हैं तो इसलिए नहीं ले। वी विल सी यू नेक्स्ट वीक, अंटिल देन, खुदा हाफिज। गुड बाय।